Assalamu alaikum students. Today our topic is about types of serums. बेसिकली ये हमने टाइप स्टार्ट की हुई थी जिसमें हमने सीरम का इंट्रोडक्शन जो है वो पढ़ लिया था और उसके बाद हमने दो टाइप्स पढ़ी थी। एक होता है स्पेसिफिक एंटी सीरा एंड द सेकंड वन इज़ नॉन स्पेसिफिक एंटी सीरा, जिसमें हमने ये स्टडी किया था कि जो नॉन स्पेसिफिक होते हैं ये जनरल हैं क्योंकि इनके नेम में ही आ रहा है नॉन स्पेसिफिक। तो जो एमरजेंसी रिस्पॉन्सेज होते हैं उनके अंदर हम नॉन स्पेसिफिक यूज़ करते हैं और इसकी वजह ये होती है कि इसके अंदर हर तरह की एंटीबॉडीज़ जो हैं वो मौजूद होती हैं, जिसके अंदर अगर हम मेजरली बात करें तो इम्यूनोग्लोब्युलिन टाइप ए, टाइप जी एंड टाइप एम, ये तीनों ही इसके अंदर मौजूद होती हैं। तो यही वजह है कि जब भी कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिज़ीज़ या इन्फेक्शन हो या फिर एमरजेंसी सिचुएशन हो तो उस एमरजेंसी केस में हम नॉन स्पेसिफिक एंटी सीराज को यूज़ कर लेते हैं। जबकि जो स्पेसिफिक एंटी सीराज होते हैं ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई डिज़ीज़ कंफर्म होती है, व्हेन वी हैव कंफर्मेशन अबाउट एनी डिज़ीज़ एनी इन्फेक्शन, देन वी गेट टू नो अबाउट द स्पेसिफिक एंटी सीरा एंटीटॉक्सिन, क्योंकि हमें पता होता है कि ये जो डिज़ीज़ है वो इस वायरस की वजह से है या इस बैक्टीरिया की वजह से है, तो सिर्फ खास चीज़ को टारगेट करने के लिए स्पेसिफिक एंटी सीराज जो है वो यूज़ होते हैं। देन आज जो है वो हम लोगों ने स्टडी करना है डेट इज़ अबाउट एंटी बैक्टीरियल सीरा। एज इट्स नेम इंडिकेट कि ये एंटी बैक्टीरियल है। इसका मतलब है कि ये वो सीरम्स होते हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और बैक्टीरियल डिजीज़ के अगेंस्ट जो है वो यूज़ होते हैं। ठीक है, तो दूसरा ये है कि ये जो एंटी बैक्टीरियल सीराज होते हैं दे प्रोवाइड अस पैसिव इम्यूनिटी। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो इम्यूनिटीज़ होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं और इसमें एक एक्टिव होती है और एक पैसिव होती है। बेसिकली ये नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। तो पैसिव इम्यूनिटी सिंपल ये होती है कि ऐसी इम्यूनिटी जो हमें मिल तो बाहर से रही है, मतलब उसका जो रिसोर्स है वो एक्सटर्नल है, बट ये कि कहीं ना कहीं वो हमें नेचुरल वेज में भी मिल सकती है और आर्टिफिशियल वेज में भी। जैसे कि अगर हम पैसिव के अंदर ही नेचुरल की बात कर लें तो इसमें आ जाता है मदर्स मिल्क, बिकॉज़ जो बेबीज़ हैं वो मदर्स मिल्क के ज़रिए से बहुत सारी डिज़ीज़ और इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन गेन कर लेते हैं। अब मदर्स मिल्क बेसिकली एक एक्सटर्नल सोर्स है, लेकिन ये उनकी बॉडी के अंदर उनको पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। इसी तरह से अगर हम पैसिव इम्यूनिटी को डिस्कस कर लें आर्टिफिशियल वेज में, तो वो ऐसे है जैसे हम बाहर से मेडिकेशन करवा रहे हैं, ठीक है, हमने वैक्सीनेशन वगैरह करवा ली, सीरम ड्रिप्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें भी हमें पैसिव वे में इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, ऑल्दो जो इनका रिसोर्स है वो एक्सटर्नल ही होता है। तो ये जो एंटी बैक्टीरियल सीराज है नो डाउट ये भी एक एक्सटर्नल सोर्स है, तो ये हमारी बॉडी के अंदर जो है वो हमें पैसिव इम्यूनिटी दे रहे होते हैं और वो तमाम डिजीज़ जो कि एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज की वजह से होती हैं उससे हमें जो है ना ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद ये है कि जो एंटी बैक्टीरियल सीरम्स होते हैं सीरम्स वगैरह, इनकी प्रिपरेशन का जो मेथड है वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एंटी टॉक्सिन्स प्रिपेयर होते हैं। ऑल्दो आपका ये जो है चैप्टर इसके अंदर कहीं पे भी प्रिपरेशन को डिस्कस नहीं किया गया, बट ऑल्दो वो आपको यहाँ पे सिर्फ ये समझाना चाह रहे हैं कि इनकी जो प्रिपरेशन है वो जनरल होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें इनकी प्रिपरेशंस में कोई स्पेसिफिक चीज़ जो है वो ऐड करनी हो या इसको जो है वो अलग तरीके से इसको जो है ना प्रिपेयर करना हो। इन सब के जो मेथड्स हैं वो जनरल हैं, चाहे हम एंटी बैक्टीरियल की बात करें, एंटी टॉक्सिन हो, एंटी वायरल हो, कुछ भी हो, अगर हम किसी भी तरह का सीरम प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑल्दो जो उसकी प्रिपरेशन है और उसका मेथड जो है वो जनरल ही होगा, जिसमें यही होता है कि हमें जो है वो एक ब्लड सैंपल चाहिए होता है, ठीक है, हमने उसके फ्रैक्शंस और कंपोनेंट्स की जो है वो सेपरेशन करनी होती है, फिर उसके बाद हमने उसके अकॉर्डिंगली उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक सॉल्वेंट्स को ऐड करना होता है। देन उसमें अलग अलग प्रिपरेशंस आ जाती हैं, प्योरीफिकेशन की जाती है, फिर उसके बाद ऑटोक्लेव और स्टेरलाइजेशन। तो ये इसका एक जनरल सा प्रोसीजर है, ऑल्दो ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट ये कि इनके मेथड सेम होते हैं। लेकिन ये कि यहाँ पे दो एक्सेप्शंस जो है वो मौजूद हैं कि एंटी बैक्टीरियल सीरम्स हमें पैसिव इम्यूनिटी भी दे रहे हैं, एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया को ख़त्म भी कर रहे हैं साथ में इनका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो भी सेम है, ऑल्दो देयर आर टू डिफरेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो इनका रूट लिखा हुआ है, डेट इज़ आईवी, इंट्रावेनस है, डेफिनेटली ये वेंस के अंदर जो है वो लगाए जाते हैं। और सेकंड वन ये है कि ये हमें जो है वो एंटी बैक्टीरियल जो भी हम कर रहे होते हैं उसकी जो रिफाइनिंग वगैरह होती है वो बड़ी डिफरेंट होती है।
रिफाइनिंग ऑफ सीरा क्या है? रिफाइनिंग ऑफ सीरा या रिफाइनिंग ऑफ सीरम से मुराद एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हमने सीरम की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना होता है और साथ में उसकी प्योरिटी को और उसकी स्टेरलाइजेशन को चेक करना होता है। मतलब ये कि जब हम सीरम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हम उसकी प्योरिफिकेशन को देखते हैं और साथ में जो दूसरा तरीका है यानी कि दूसरी चीज़ है इसमें वो ये है कि हम कंसंट्रेशन को देखते हैं कि सीरम्स की जो है वो कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, हमने जो भी सॉल्वेंट्स यूज़ किए हैं वो कितनी कंसंट्रेशन में है। तो ये चीज़ें इसमें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। डेफिनेटली अगर हम एंटीबैक्टीरियल कर रहे हैं तो ये कंसंट्रेशन थोड़ी डिफरेंट होगी, एंटीवायरल है तो ये थोड़ी सी डिफरेंट होगी। तो ये थोड़े डिफरेंसेस जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो ये कि एंटीबैक्टीरियल जो सीरम्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ ये दो फ़र्क मौजूद होते हैं। एक तो ये कि इनका आईवी रूट होता है और दूसरा ये कि जो इनकी कंसंट्रेशन होती है वो डिफ़र करती रहती है क्योंकि इनके अंदर ग्लोब्यूलिन फ्रैक्शंस, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स जो है वो मौजूद होती हैं। यही इसके अंदर जो है ना वो एक बेसिक डिफरेंस है। जैसे कि एग्जांपल के अंदर इन्होंने एक सीरम का नेम लिखा हुआ है लेप्टोस्पायरा एंटी सीरम। ठीक है, तो ये इसकी एक जनरल एग्जांपल है। देन कम्स द एंटी वायरल सीरम। एज इट्स नेम इंडिकेट कि ये एंटी वायरल है, तो वायरसेस के अगेंस्ट जो है वो ये यूज़ होती है। जो भी वायरल डिजीज़ हैं या वायरल इन्फेक्शंस हैं उनके अगेंस्ट इन्होंने यूज़ होना है। दूसरा ये कि हमें पता है कि जो वायरसेस हैं वो इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं। मतलब ये कि वायरसेस का जब भी हम जिक्र करते हैं सो दे आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। जब तक इनको होस्ट नहीं मिल जाता ये नॉन लिविंग होते हैं, बट एज दे गेट द होस्ट साथ ही जो है ना वो लिविंग हो जाते हैं क्योंकि ये होस्ट के अंदर जो उसकी सेल्स होते हैं उनको एज अ होस्ट के तौर पे, एज अ रेप्लिकेशन मशीनरी के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं और वहाँ से जो है ना ये रेप्लिकेट करना स्टार्ट करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर हम एंटीबॉडीज़ की बात कर लें तो उनके अंदर ये वाली एबिलिटी नहीं होती कि वो इंट्रासेलुलर वे में काम करे। तो इट मीन्स कि हमें जो है ना एंटी वायरल सीरम्स की प्रिपरेशन करते हुए बहुत सारी प्रोटीन्स को, बहुत सारी चीज़ों को इनएक्टिवेट करना पड़ता है, यानी कि बीच में अल्टरेशन की जाती है ताकि ये जो सीरम्स हैं जब वो बॉडी के अंदर जाएं और एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट करें तो किसी ना किसी वे में ये जो है वो इंट्रासेलुलर वे में काम कर सकें। देन कम्स द प्रिपरेशन। ओके, ऑल्दो यहाँ पे प्रिपरेशन को कोई डिटेल में डिस्कस नहीं किया गया, बट मैंने आपको थोड़ा सा जो है वो जनरल पीछे बताया कि प्रिपरेशन सिंपल ऐसे ही होती है कि ब्लड सैंपल के थ्रू हमें जो है वो जनरली उसको प्रिपेयर करना होता है, उसके फ्रैक्शंस को सेपरेट आउट करना होता है, एक होस्ट जो है उसकी सिलेक्शन करनी होती है। बाकी वही जनरल से मेथड के बीच में हमने वो सॉल्वेंट्स वगैरह एंटीजन के हिसाब से ऐड कर दिए, प्योरीफिकेशन करवाई, कंसंट्रेशन को मेंटेन किया, देन हमने उसकी स्टेरलाइजेशन की। सो दिस इज़ अ बेसिक जनरल मेथड। यहाँ पे जो एक चीज़ बताई गई है वो एक डिफरेंस आपको समझाया गया है कि जो हम ज़्यादातर एंटीवायरल सीरम्स प्रिपेयर करते हैं वो हम ह्यूमंस के अंदर करते हैं, मतलब विद द रेफरेंस ऑफ ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन का सैंपल लेके। और हॉर्सेस जो है ना उनका सैंपल यानी कि किसी भी एनिमल का सैंपल हम प्रेफर नहीं करते, थोड़ा कम करते हैं क्योंकि वो इतने ज़्यादा ससेप्टेबल नहीं होते। अब इसके पीछे आप थोड़ा सा समझ लें। देखिए, हम ज़्यादातर जो सीरम्स वगैरह बनाते हैं नो डाउट हम जो है वो ह्यूमन ग्रोथ के लिए और ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं। डेफिनेटली एनिमल्स प्रोटेक्शन इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये कि हम जब सीरम्स या मेडिकेशन की तरफ आते हैं तो ज़्यादा हमारा जो मेजर कंसर्न होता है वो ह्यूमन पॉपुलेशन को सिक्योर करना होता है। तो अगर हम कोई भी सीरम या कोई भी मेडिकेशन जो है वो विद द रेफरेंस ऑफ ह्यूमन रेडी कर रहे हैं तो हमें चाहिए होता है कि हमने जो सेल्स लेने हैं या जो हमने वैक्सीनेशन करनी है या हमने जो कुछ भी प्रिपेयर करना है वो ह्यूमन सेल की मदद से हो। इट डजेंट मीन कि हम ह्यूमन सेल्स को वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि अब बेसिकली हम जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमें बहुत सारा जो है वो कुछ वेस्ट करना पड़ रहा है। सिंपल हमें सिर्फ कुछ सेल्स ही चाहिए होते हैं। ठीक है, तो कुछ सेल्स को ले लेना दैट इज़ नॉट अ बिग डील, और फिर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसीजर से उसमें म्यूटेशन कर लेते हैं, चेंजेस करके वैक्सीनेशन बना लेते हैं, सीरम्स बना लेते हैं, तो वो एक अलग कंसर्न है। यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि अगर हम ह्यूमंस के अंदर जो है वो सेल्स को ले लेते हैं और ह्यूमन की मदद से हम एंटी सीरम्स को जो है वो प्रिपेयर करते हैं तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है क्योंकि उनकी ससेप्टेबिलिटी भी मैच कर रही होती है, साथ में उसकी जो लाइफ है वो भी शेल्फ लाइफ लॉन्गर हो जाती है, जो पोटेंसी होती है, पावर होती है उसकी वो भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। और हॉर्सेस के अंदर जो है ना ये सारी चीज़ें थोड़ी कम हैं, और अगर हम हॉर्सेस से बहुत सारी जो है ना वो मेडिसिन रेडी कर भी लेते हैं
तो वो जो है इस चीज़ का खदशा मौजूद रहता है कि जब उनको ह्यूमंस के अंदर इंजेक्ट किया जाए तो वो इन्फेक्शंस ना काज कर दें, क्योंकि डेफिनेटली वो एक अलग स्पीशी है, तो बहुत सारे इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं ये एक मेजर कंसर्न बन जाता है। ऑल दो यहाँ पे जो है ना इन्होंने रेबीज़ का जिक्र किया है। रेबीज़ आपको पता है एक इन्फेक्शन है जो कि ये डॉग्स और कैट्स इनके बाइट करने से जो है वो फैल जाता है। तो कह रहे हैं कि हमने जो इसका एंटी सीरम रेडी किया है वो हॉर्सेस के ज़रिए से ही किया है। वजह इसकी सिर्फ यह है कि हॉर्सेस के अंदर जो है वो रेबीज़ को कंट्रोल करने की और उसकी एंटीबॉडीज़ बनाने की जो एबिलिटी है वो थोड़ी ज़्यादा है। इट मीन्स के हॉर्सेस के अंदर जो पोटेंसी है रेबीज़ के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाने की वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमंस। दूसरा ये कि अगर हम जो है वो उसको ह्यूमन से बना लेते हैं तो ये थोड़ा सा एक कंसर्न हो जाता है इस वे में कि ह्यूमन लाइफ जो है वो थ्रेट में ना चली जाए, तो इसलिए हमने जो है ना इसको हॉर्सेस से प्रिपेयर किया है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हमारे पीछे से कुछ चैप्टर्स थे जो स्किप हो गए थे, आई गेस 2 और 3 चैप्टर्स। तो अब नेक्स्ट हम इंशाल्लाह वो स्टार्ट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।